वेलकम टू दी फिजिक्स क्लास बाय प्रियन सर। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट समझेंगे, पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश की संचरण, प्रकाश का उत्पादन और प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश का संचरण, प्रकाश का उत्पादन, तथा प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश की प्रकृति क्या है, इसके बारे में न्यूटन महोदय ने अपने कणिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसके बाद हाइजेंस महोदय ने तरंग के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और जब ये देखा गया कि प्रकाश की कुछ घटनाएं कणिका सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की गई और कुछ घटनाएं तरंग के सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की गई, तो इस आधार पर ये माना गया, इसको डी ब्रुगलाई ने माना कि प्रकाश का डुअल नेचर है। यानी प्रकाश का नेचर जो है, पहले तो माना गया पार्टिकल नेचर, जिसको कहते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, पार्टिकल नेचर। दूसरा जो है माना गया वेव नेचर, और तीसरा माना गया डुअल नेचर। प्रकाश का तीन नेचर माना गया। पार्टिकल नेचर, जिसमें प्रकाश कणिका के रूप में चलता है। वेव नेचर, जिसमें हम बताया गया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। डुअल नेचर बताया गया कि प्रकाश कणिका और तरंग दोनों रूप में चलता है। इसके बाद एक क्वांटम नेचर जब आया, जिसमें क्वांटम थियरी दी गई, इसमें बताया गया कि प्रकाश जो है फोटॉन के छोटे छोटे ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरित होता है, जिसको हम फोटॉन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दो नेचर है। पार्टिकल नेचर के आधार पर हम प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश की सीधी रेखा में संचरण की व्याख्या सफलतापूर्वक करते हैं। लेकिन इसके पार्टिकल नेचर के द्वारा, यानी कणिका सिद्धांत के द्वारा, हम प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, पोलराइजेशन जैसे घटनाओं की व्याख्या हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम प्रकाश को पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को स्वीकार करते हैं। और इस फिजिक्स की ब्रांच ऑप्टिक्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग होता है रेज ऑप्टिक्स, जिसको कहते हैं किरण प्रकाशिकी। यह जो है पार्टिकल नेचर पर डिपेंड करता है। इसके अंतर्गत हम प्रकाश का परावर्तन,
प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में संचरण, प्रकाश का सीधी रेखा में संचरण आदि का अध्ययन करते हैं। और दूसरा इसका भाग होता है, दूसरा भाग है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण जैसी घटनाओं की व्याख्या करते हैं। रेज ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में एक मुख्य अंतर ये होता है कि जो रेज ऑप्टिक्स होती है इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है, जबकि वेव ऑप्टिक्स में जो ऑब्जेक्ट होता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। जैसे रेज ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं या प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। जैसे ये समतल दर्पण है, इस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, परावर्तित हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा बहुत ही बड़ा है। लेकिन जब हम व्यतिकरण पढ़ते हैं तो यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, जो हम स्लिट बनाते हैं इसकी जो साइज होती है यह प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर होती है। यानी रेज ऑप्टिक्स में जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है बहुत बड़ी होती है, जबकि वेव ऑप्टिक्स में जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है बहुत छोटी होती है। इसके साथ ही इन दोनों में एक अंतर ये होता है कि रेज ऑप्टिक्स ये सामान्य घटनाएं दिन प्रतिदिन हम देखते रहते हैं। जैसे हम किसी शीशे के सामने, किसी दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दिखता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन जो वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी है इसके अंतर्गत की घटनाएं हम सामान्यतः प्रतिदिन तो घटती, लेकिन अपनी नग्न आंखों से हम प्राय इसका अनुभव नहीं करते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। यह प्रकाश की दो भाग में डिवाइड है, एक है रेज ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रेज ऑप्टिक्स का आधार जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसके अंतर्गत हम प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में संचरण का अध्ययन करते हैं। और वेव ऑप्टिक्स में यह इसका जो आधार है वेव नेचर ऑफ लाइट है, इसके अंतर्गत हम प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण जैसी घटनाओं की व्याख्या करते हैं। रेज ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में मुख्य अंतर ये होता है कि रेज ऑप्टिक्स पार्टिकल नेचर पर डिपेंड करता है, पार्टिकल नेचर को शो करता है, और वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत प्रकाश की तरंग नेचर को, जो वेव नेचर को शो करता है। इसमें ऑब्जेक्ट की साइज बहुत बड़ी होती है, जबकि वेव ऑप्टिक्स में तरंग की साइज बहुत छोटी होती है। इसके बाद क्योंकि हम प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं इस ऑप्टिक्स में, तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि लाइट क्या होती है। प्रकाश
सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि लाइट क्या होती है। प्रकाश या लाइट। बच्चों, हु हैव सीन द लाइट? प्रकाश को किसने देखा है? तो हमारा उत्तर होगा प्रकाश को किसी ने देखा नहीं है, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। आपने अनुभव किया होगा, दिन में इस रंग बिरंगे संसार को हम बड़े ही अच्छे तरीके से खूबसूरती से देखते हैं, किंतु जब रात हो जाती है तो हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उस समय, रात के समय हमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, इसलिए हम रात को देख नहीं पाते। यानी प्रकाश की उपस्थिति में ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। अथवा हम कह सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों पर दृष्ट संवेदना उत्पन्न करती है। जो हमारे नेत्रों पर दृष्ट संवेदना उत्पन्न करती है। कोई वस्तु हमें दिखाई देती है अथवा नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह वस्तु या तो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है अथवा उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के हमारे नेत्रों पर पड़ती हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं उसे हम प्रदीप्त, और जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं उसको हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इस प्रकार पूरी वस्तुओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक प्रदीप्त, नंबर 2 अप्रदीप्त वस्तुएं। यानी हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु हमें तभी दिखाई पड़ती है कोई वस्तु हमें तभी दिखाई पड़ती है कोई वस्तु हमें तभी दिखाई पड़ती है जब वह या तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे
अथवा उस पर प्रकाश आपतित हो अथवा उस पर प्रकाश आपतित हो और वह प्रकाश परावर्तित होकर हमारे नेत्र पर पड़े। इस प्रकार जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, जलता बल्ब, जलता टार्च, आदि प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जबकि मेज, कुर्सी इत्यादि अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। इस प्रकार हम संपूर्ण वस्तुओं को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उनको हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसको हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इस प्रकार आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सबसे पहला आप पहले ही पढ़ते आए हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है।
प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसके अनुसरण पथ को किरण कहते हैं। अनुसरण पथ को किरण कहते हैं तथा किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। नंबर 2, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये आप अच्छी तरह आप लोग जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुछ स्थान ऐसा है कि जहाँ पर कोई माध्यम है ही नहीं, तब भी प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचता है। इसलिए हम स्पष्ट हो जाते हैं कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट होगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसमें विद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर जिसमें विद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। संचरण की दिशा के लंबवत, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत भी होते हैं। जैसे ये प्रकाश संचरण का इस तरह से, इधर अगर मैग्नेटिक वेक्टर है H, तो इधर जो होगा इलेक्ट्रिक वेक्टर E होगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत, साथ ही साथ तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत भी होते हैं और हर साइकिल में अपने स्थान को बदलते रहते हैं। जैसे ये यहाँ पर अब हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिसमें विद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। प्रकाश की इसको लिख लिया, थोड़ा सा पास करके लिखिएगा, फिर आगे मैं शुरू करता हूँ। निर्वात में प्रकाश की चाल।
अगला पॉइंट है चौथा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो अब तक प्राप्त चाल में महत्तम है। में सबसे अधिक, महत्तम का मतलब सबसे अधिक, चाल में सबसे अधिक है। आइंस्टीन सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि किसी बॉडी का जो द्रव्यमान होता है यम बराबर होता है m0/√1 - v²/c²। जहाँ यम जो होता है इसको हम डायनेमिक मास कहते हैं। ये है आपका डायनेमिक मास और ये है रेस्ट मास। ये रेस्ट मास है, यानी इसको हम कहते हैं गतिक द्रव्यमान, और m0 को m0 को कहते हैं ग्राम द्रव्यमान। यदि v बराबर हो जाए c, यानी किसी भी पार्टिकल का अगर की चाल जो है, किसी पार्टिकल की स्पीड अगर प्रकाश की स्पीड की बराबर हो जाए तो ऐसी दशा में m बराबर हो जाएगा m0/√1 - v²/v²। मीनिंग दैट ये हो जाएगा आपका m0/0, यानी ये हो जाएगा इनफाइनाइट विद नॉट डिफाइंड। अर्थात प्रकाश की चाल जो है अब तक ज्ञात चालों में सबसे अधिक है। कोई भी बॉडी अभी तक ऐसी प्राप्त नहीं हुई, कोई पार्टिकल ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है जिसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर हो, की चाल प्रकाश की चाल के बराबर हो। अगला पॉइंट, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम का पालन करता है। ये नियम का पालन करता है। प्रकाश का परावर्तन अभी इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में होगा। नेक्स्ट पॉइंट में प्रकाश का परावर्तन ही पढ़ाऊंगा। अगला जो इसका पॉइंट है, प्रकाश में व्यतिकरण तथा विवर्तन तथा ध्रुवण की घटनाएं होती हैं। प्रकाश में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की घटनाएं, फिनोमेना उत्पन्न होती रहती हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, कुछ प्रकाश सेंसिटिव पदार्थों पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस घटना को हम प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, जो नेक्स्ट में आएगा, आगे तो पढ़ा जाएगा उसके बाद। अब आइए शुरू करते हैं अगला पॉइंट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है बाउंस बैक ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने एवं चमकदार सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। वास्तव में प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर पड़ती है तो तीन घटनाएं उत्पन्न होती हैं। प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर उत्पन्न होती है तो तीन घटना होती है। एक तो ये प्रकाश की किरण आई, एक घटना होती है तो इसी माध्यम में वापस चली जाती है, दूसरी घटना होती है दूसरे माध्यम में जाती है, और तीसरी घटना होती है यहाँ प्रकाश की किरण अवशोषित हो जाती है। जो वापस चली जाती है इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। और इसको जो दूसरे माध्यम में चली जाती है उसको हम कहते हैं अपवर्तन। और इस सतह द्वारा, इस सरफेस द्वारा या इंटरफेरेंस द्वारा जो है, इंटरफेस द्वारा जो ये अवशोषित होते हैं उसको हम कहते हैं प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण यानी जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती हैं तो तीन घटनाएं होती हैं: प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अपवर्तन। यदि ये सतह जो है इस प्रकार हो कि ये पॉलिश कर दिया जाए तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। या तो प्रकाश का परावर्तन होगा या तो प्रकाश का और ये दो घटनाएं होंगी सिर्फ, एक प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अवशोषण। यानी हम प्रकाश का परावर्तन यहाँ केवल पढ़ेंगे क्या होता है, लिखेंगे प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने एवं चमकदार चिकने एवं चमकदार चिकने एवं चमकदार प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने एवं चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने एवं चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चिकना एवं चमकदार सतह है, विशेष रूप से इसके लिए हम एक समतल दर्पण लेते हैं जिसका एक सिरा पर पॉलिश कर दी जाती है। इसकी एक सिरे पर हम पॉलिश कर देते हैं। जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है, मान लो ये प्रकाश किरण है आपके ये, जिस बिंदु पर पड़ती जो किरण आती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर पड़ती है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर एक लंब डालें जिसको हम अविलंब कहते हैं। यहाँ पर अविलंब यमयन है और ये किरण वापस चली जाती, ये परावर्तित किरण है। इसको हम बी कहते दें, यानी ये हमारी ए बी जो है एन आपतित किरण है, जिसको कहते हैं इंसिडेंट रेज।
और ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेज, ये आपका रिफ्लेक्टेड रेज। जिस बिंदु पर ये किरण पड़ती है उसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये आपका यमयन जो है इसको हम कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण। इसको कहते हैं आपतन कोण आई, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम आई से लिखते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको आर से लिखते हैं। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट होना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए कि जो किरण इस पर पड़ती है उसको आपतित किरण, जो परावर्तित होती है उसको परावर्तित किरण, आप जिस बिंदु पर ये पड़ती है उसको आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब आगे हम इसको पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला पॉइंट है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1 देखेंगे, दो नियम हैं। नंबर 1 आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास एक समतल दर्पण, प्रकाश किरण इस ओर पड़ी, इस पर हमने लंब डाला, ये किरण इधर चली गई, इसको हम कहेंगे आपतन कोण, इसको कहेंगे परावर्तन कोण। ये आपका ये एन एम बी, ये प्रकाश किरण आ रही है, एक प्रकाश किरण जा रही है। दूसरा इसका नियम है आपतित किरण
परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। स्टूडेंट, तीनों एक ही तल में रहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक आपतित किरण है, एक अपवर्तित किरण है, एक परावर्तित किरण है और तीसरा इस पर अगर हम लम्ब डाल दें, इस तरह से लम्ब डाल दें, तो ये जो है आपतन कोण, ये परावर्तन कोण और ये अविलंब, ये तीनों जो है एक ही तल में, जैसे ब्लैक बोर्ड के तल में इस तरह से ये हमारा पृष्ठ है, इसी के तीनों तल में होते हैं। सीध में नहीं बल्कि तीनों एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार प्रकाश का परावर्तन, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कभी कभी पूछता है, जैसे ये प्रकाश के परावर्तन का है, सपोज करिए कि ये पूछ लिया आपतित किरण तथा अविलंब के बीच क्या 60 डिग्री का कोण है, सॉरी कांच दर्पण तथा आपतित किरण के बीच 60 डिग्री का कोण है, तो ये कोण का मान बताइए, यक्स का मान बताइए। तो सिंपल तरीका है, ये अपना आपका जो है इतना एंगल जो होगा ये एंगल 90 का होगा, तो ये आपका हो जाएगा 30। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये भी 30 हो जाएगा और ये 30 हो गया तो ये आपका 60 हो जाएगा। सिंपल तरीका है ये, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम शुरू करते हैं दर्पण। अगला हम शुरू करते हैं दर्पण, मिरर। दर्पण यानी मिरर। दर्पण क्या है? जब किसी चिकने तथा चमकदार पारदर्शी कांच की प्लेट की एक ओर लेड ऑक्साइड अथवा सिंदूर की ऑक्साइड अथवा सिल्वर ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है, तो वह कांच का प्लेट दर्पण बन जाता है। यानी हम कहेंगे, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कांच की प्लेट है, इस कांच की प्लेट की एक ओर हम लेड ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, अब यह दर्पण बन जाएगा। यानी दर्पण क्या होता है, अगर इसके बारे में लिखा जाए तो लिखेंगे, जब किसी चिकनी एवं चमकदार पारदर्शी कांच की प्लेट जब किसी चिकने चमकदार एवं पारदर्शी जब किसी चिकने चमकदार जब किसी चिकने चमकदार एवं पारदर्शी कांच की प्लेट की एक ओर
लेड ऑक्साइड अथवा सिंदूर की ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है तो यह कांच की प्लेट, तो यह कांच की प्लेट दर्पण बन जाता है। कांच की प्लेट, समतल कांच की प्लेट ही को जब किसी चिकने चमकदार एवं पारदर्शी कांच की प्लेट के एक को लेड ऑक्साइड अथवा सिंदूर की ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है, बन जाता है। यह दर्पण दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है समतल, एक होता है समतल दर्पण जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर, और दूसरा होता है गोली दर्पण। इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण का मतलब होता है जब कांच की समतल प्लेट की एक ओर, जब कांच की समतल प्लेट के एक ओर जो है हम लेप लगाते हैं लेड ऑक्साइड अथवा सिंदूर की ऑक्साइड को, समतल दर्पण बनता है। और जब किसी कांच के खोखले गोले को काट करके, जब किसी कांच के खोखले, मान लीजिए कांच का खोखला गोला है, इसको काट दें इस तरह से और इसकी एक और लेप लगा देते हैं। अगर इधर से लेप लगा दें तो ये दर्पण ये भी बन जाएगा, और इधर से लगा देंगे ये भी दर्पण बन जाएगी। इसमें परावर्तन की क्रिया उभरे तल से होती है, इस तल से होगी तो उत्तल, और इसमें दबे हुए तल पर होती है ये अवतल, यानी ये बन जाएगा अवतल और ये बन जाएगा उत्तल। ये होगा अवतल दर्पण, दूसरा होगा उत्तल दर्पण। सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे, उसके बाद जो है दर्पण, समतल दर्पण। पहले हम लोग प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। प्रतिबिंब यानी इमेज, जैसा अभी दो दर्पण हम बता रहे थे, ये समतल दर्पण, ये अवतल दर्पण होगा, और ये होगा उत्तल दर्पण। इसमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ ले लें तो इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये प्रकाश की किरण इस पर चलेगी यहाँ, और इसी दिशा में वापस आ गई, लंबवत पड़ती है। जब प्रकाश किरण किसी दिशा पर लंबवत पड़ती है तो उसी दिशा में वापस आ जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण इस दिशा में चलेगी, और ये परावर्तन के नियम चूंकि ये इस पर आपतित हो रही है, प्रकाश का परावर्तन होगा। अगर परावर्तन होगा तो परावर्तन के नियम से होगा, यानी परावर्तन का नियम क्या होगा, आई और आर कोण बनाते हुए, इसके बराबर कोण बनाते हुए वापस चली जाएगी। ये होगा कोण आर। ये किरण
पीछे बढ़ाएं और इसको भी पीछे बढ़ाएं तो ये किसी बिंदु पर मिल रही है, जहाँ पर मिल रहे वहीं पर इसका इमेज बनेगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम में हमने देखा था कोण I बराबर होता कोण R, यानी इसको हम कोण I बोलते थे, ये R था, ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी। यदि I बराबर R बराबर 0 हो जाए तो आपतन कोण अगर 0 होगा तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। इसका मतलब ये है कि प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर लंबवत पड़ेगी तो उसी दिशा में वापस हो जाएगी। दूसरा, अगर मैं इसको मुख्य अक्ष बना लूँ, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ तो ये प्रकाश की किरण तो वैसे चलेगी और इसी दिशा में वापस चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण मैं अगर यहाँ लेकर चलूँ तो ये चूंकि यहाँ पर जो है आपका आपतित हो रही है, तो यहाँ से हम सेंटर से मिलाते हुए इस पर लंब खींचेंगे, जो सेंटर से मिलाती हुई एक रेखा होगी। इसे सेंटर से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे जो इस पर लंब होगी, और ये कोण आपका I होगा, और ये कोण इतने कोण बनाते हुए एक ये इधर चली आएगी जो होगा कोण R। ये कोण आपका I है और ये कोण R है। यहाँ पर वस्तु अगर ये है तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा। इस केस में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, सपोज करें कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ पर चलेगी और चूंकि यहाँ पर लेप लगा हुआ बाहर नहीं जाएगी, तो इसलिए यहाँ इस दिशा में वापस चली जाएगी। यहाँ अगर हम चाहें तो डैश डैश करके आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी किरण को हम ले चले आगे, ले चले यहाँ पर जब पहुँचेगी प्रकाश के परावर्तन होगा, परावर्तन के नियम से होगा। नियम का मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी यहाँ पर एक हमको लंब की आवश्यकता पड़ेगी। इस पर एक लंब हमने डाल दिया। अब यह कोण होगा I, इस कोण के बराबर कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे हम, जो होगा कोण R, यानी परावर्तन कोण। ये किरण पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं न कहीं इस किरण पर मिलती हुई प्रतीत होगी, तो ये यहाँ पर आएगी। ये 3 फिगर है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इन तीनों दर्पणों में हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। बिंदु वस्तु या कोई वस्तु हो या बिंदु हो, कोई पॉइंट है, यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है, चलने के बाद परावर्तन होता है। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं आपस में, ये गई, ये आई, यहाँ से गई प्रकाश की किरण, यहाँ से गई और इस दिशा में वापस आ रही है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से जब चलती है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, लिखेंगे किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन दोनों केस में होता है। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु वस्तु चलने वाली जिस बिंदु पर मिलती हैं
अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। स्टूडेंट ये दो चीज है इसमें, एक जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा और दूसरा है जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं और जिस बिंदु पर एक है मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होगा, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको कहते हैं रियल इमेज, रियल इमेज। इसमें लिखेंगे परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं वास्तव में मिलती हैं उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज, परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ पर ये प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी होगा, और यहाँ जो बनेगा ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा। तो जो बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। और यहाँ भी आभासी प्रतिबिंब होगा,
स्टूडेंट्स, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार एक प्रश्न आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो इसका उत्तर होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए हम देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है उसका किरण आरेख हम कैसे खींचें, थोड़ा सा देखा जाए। देखिए कोर्स में नहीं है, इंटरमीडिएट कोर्स में नहीं है, लेकिन कभी कभी कहीं भी पूछा जाता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद केवल मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए कि हमारा जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट वो है। प्रकाश की किरण एक तो यहाँ से सीधे लंबवत चलेगी। आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण लंबवत चलती है तो आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, साथ साथ दोनों शून्य होते हैं, यानी जिस दिशा में चलेगी उसी दिशा में वापस आ जाएगी। इधर चलेगी, इधर वापस आ जाएगी। एक प्रकाश की किरण को हम यहाँ से यहाँ ले चलते हैं, इस पर आपतित हो रही है, क्योंकि ये इस पर लंबवत आपतित नहीं हो रही है, इसलिए इस पर हम परावर्तन देखने के लिए इस पर एक लंब डालेंगे। ये एंगल जो है आपका हो जाएगा आपतन कोण आई। इसी के कोण के बराबर कोण बनाते हुए ये पीछे चली जाएगी, वापस चली जाएगी, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। यानी ये इधर से जा रही, ये इधर से वापस हो रही है। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो लग रहा है कि इधर कहीं से किरण आ रही है, और ये पता चल रहा है कि ये किरण इधर से आ रही है, यानी यहाँ जहाँ पर मिल रही है वहीं पर प्रतिबिंब होगा। ये किरण जहाँ पर मिल रही है वहीं पर प्रतिबिंब होगा। अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, बड़ा ऑब्जेक्ट ले लें, अगर किसी बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करें, सपोज करिए कि हमारे पास कोई वस्तु, बड़ी वस्तु है, ये है कोई वस्तु, ये भी है, वो ओ डैश कर दें इसको, ऑब्जेक्ट को ओ डैश। एक तो प्रकाश की किरण सीधे यहाँ जाएगी, सीधे। दूसरी प्रकाश की किरण को हम सीधे यहाँ से यहाँ ले लें, सॉरी इसको ऐसे लगा दें और यहाँ पर लंबवत करेंगे। दूसरी प्रकाश की किरण को जो है हम इधर से ले लें, यहाँ से लंब डालेंगे, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए नीचे निकल जाएगी पीछे। उसी तरह से यहाँ ले लें, इस पर लंब डालें और इस पर परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस चली जाएगी। इसको हम पीछे बढ़ाएं और इसको जहाँ पर कटेगा ये पॉइंट होगा आपका, ऐसे इसको पीछे बढ़ाएं, इसको
ये जो जहाँ मिल रहा है यहीं पर इमेज बन रहा है, जहाँ पर मिलेगा वही इमेज होगा आई डैश। इस फिगर में एक चीज़ ध्यान दें, वो ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये अगर हम देखें इसमें, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये 90 डिग्री दोनों होंगे। तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा, या यूँ कह लें हम कि अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ ऐसे, ये आपका होगा आर, क्योंकि ये आपका हो या एंगल आई हो जाएगा, और ये एक सीधी रेखा काट रही है को आर हो जाएगा, आई बराबर आर होगा। ये आपका 90 डिग्री है, ये दोनों में घनिष्ठ है, ये समबाहु त्रिभुज होगा। यानी अगर मैं इसको कह दूँ यम यन, तो ओ एन बराबर हो जाएगा एन आई, ओ एन बराबर हो जाएगा एन आई, ओ एन बराबर हो जाएगा एन आई। सेम वो भी यही चीज़ यहाँ भी है कि ओ एन बराबर एन आई हो जाएगा, और ये चूंकि दोनों पैरेलल है तो ओ डैश बराबर हो जाएगा आई डैश। इससे दो चीज़ सामने निकल के रहती है। क्या क्या? सबसे पहला क्या आता है नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा वस्तु के आकार का आभासी तथा दर्पण में उतना ही दूर बनता है तथा दर्पण से उतनी ही दूर बनता है जितनी दूरी पर सीधा वस्तु के आकार का आभासी, जितने दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी रहती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा वस्तु के आकार का आभासी तथा दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहती है। दूसरा पॉइंट हमारा होगा दर्पण में किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण में किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक है कि दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी हो।
व्यक्ति की ऊंचाई के अधिक इसके लिए हम देख सकते हैं जैसे सपोज करें कि हमारे पास एक दर्पण है, एक समतल दर्पण है, एक व्यक्ति हमारा यहाँ पर खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है जिसका ये ऊपर हेड होगा यहाँ, या यहाँ पर ये हेड है, ये आइज है, और ये जो है इसका फुट है, पैर है। आप जानते हैं कि दर्पण के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। जैसे यहाँ पर है, ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा? पहले तो प्रकाश की किरण इसके पैर से यहाँ पर गई और यहाँ से होकर के जो है परावर्तित होकर नेत्र पर पहुँची, यूँ यहाँ से गई और परावर्तित होकर, और इसी तरह से प्रकाश किरण यहाँ पर पहुँच गई और यहाँ से परावर्तित होकर के नेत्र पर पहुँची। प्रकाश किरण इधर जा रही, इधर से इधर, और ऐसे यहाँ से जा रही, इधर नेत्र पर पहुँच रही है। इसको अगर मैं पीछे बढ़ा दूँ तो लगता है यहाँ से जा रही है, उसी तरह से इसको अगर मैं पीछे बढ़ा दूँ तो लगता है यहाँ से जा रही है। यानी इसका आभासी प्रतिबिंब जो है बनेगा, यहाँ बनेगा। इसका अगर हम देखें तो आभासी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। यच नेत्र था, ई, और ये होगा यफ, यच डैश ई डैश यफ डैश। अगर हम इसके बीच में नेत्र से, तो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज, तो इसका मैं कोई नाम देता हूँ एच ई है, तो इसका कोई मैं नाम देता हूँ ए बी सी। देखिए एक त्रिभुज हमारे पास बन रहा है एच ई डैश, दूसरा बन रहा है ए ई बी डैश। इसमें देखिए ये तो दोनों में है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये उभयनिष्ठ है, इसलिए तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा, तीसरा कोण भी आपस में बराबर है। इसका मतलब यह है कि ये जो है त्रिभुज आपका समान कोणिक है, यानी हम कहेंगे त्रिभुज एच डैश ई डैश ई तथा ए बी ई समान कोणिक है, यानी समरूप है। समरूप होने पर क्या होगा? भुजा भुजा का अनुपात बराबर होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं एच डैश ई डैश बटे ए बी बराबर होगा या ई डैश बटे बी ई बटे बी। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी l है और इसके बीच की दूरी भी l होगी, क्योंकि समान प्रतिबिंब जो है समान दूरी पर बनेगा। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि एच डैश ई बराबर बटे ए डी, एच डैश ई डैश बराबर ए डी बराबर
ई डैश मीन्स हो गया 2l बटे बी ई का मतलब हो गया एल से काट दें तो एच डैश ई डैश बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए डी। एच डैश ई डैश बराबर होगा 2 इंटू ए डी, या यही आगे हो जाएगा आपका। इसी तरह से हम इसमें लिख लें, ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ई डैश एफ ई, त्रिभुज ई डैश एफ ई तथा त्रिभुज बी सी ई समान कोणिक है। समान कोणिक है, इसलिए हम कहेंगे ई डैश एफ डैश बटे बी सी बराबर हो जाएगा ई डैश ई बटे बी ई, यानी हो जाएगा ये ई डैश एफ डैश रहेगा ही बटे बी सी ये दूरी बराबर होगा 2l ई डैश इतनी दूरी है तो मिलकर के 2l हो जाएगा बटे बी ई, आपकी ये दूरी जो है यल है, यल से काट दें, यानी ये हो जाएगा आपका ई डैश एफ डैश बराबर हो जाएगा 2 इंटू बी सी। इसको समीकरण 1 और इसको 2 कर दें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें। समीकरण 1 और 2 से दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एच डैश, दोनों को जोड़ेंगे अगर तो हो जाएगा एच डैश ई डैश प्लस ई डैश एफ डैश बराबर हो जाएगा 2AD प्लस 2BC। एच डैश ई डैश यानी हो जाएगा एच एफ डैश, एच डैश ई डैश प्लस ई डैश एफ डैश, ये दोनों जोड़ करके हो जाएगा एच डैश एफ डैश, ये हो जाएगा एच डैश एफ डैश बराबर हो गया 2AD प्लस BC, सॉरी AB, 2AB, सॉरी ये B है, ये भी है, ये भी है, ये भी, तो ए बी प्लस बी सी माने हो जाएगा ए सी, ये होगा ए सी, यानी एच डैश एफ डैश, चूंकि प्रतिबिंब जो हमेशा समान आकार का बनता है या इसलिए एच एफ बराबर हो जाएगा, यानी एच एफ बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए सी, अर्थात ए सी बराबर है एच एफ बटे 2, जहाँ ए सी है दर्पण की लंबाई, ए सी है दर्पण की लंबाई, एच एफ है आपके व्यक्ति की लंबाई, यानी दर्पण की लंबाई जो होती है व्यक्ति की लंबाई की, यानी ऊंचाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण की ऊंचाई होती है वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लें। बता दें इसको,
तीसरा पॉइंट होगा समतल दर्पण द्वारा बने, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान ही होता है। वस्तु के आकार के समान ही होता है, किंतु दिशा उत्क्रमित होती है। किंतु दिशा उत्क्रमित होती है। इसे पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। लैटरल इन्वर्जन पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। जैसा आपने देखा होगा, जब किसी दर्पण के सामने आप अपना दाहिना हाथ रखते हैं तो अंगूठे की जो दिशा होती है वो आपकी कनिष्ठिका की दिशा की तरफ दिखाई देती है। इसी को हम पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण के सामने अगर हम यन लिखते हैं, इस समतल दर्पण के सामने अगर हम यन लिखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो सिंपल तरीका है कि ये जो आपकी रेखा इतनी है, ये पहले आएगा, पहले रहेगी यहाँ, यानी ये पॉइंट इस तरह से होगा, ये पॉइंट यहाँ पर होगा, और ये रेखा जो दूर आ रही थी दूरी पर होगा, ये यहाँ पर होगा, और इसके बाद ये पहले आ रहा है, इसके बाद में यानी ये यहाँ हो जाएगा, इसकी दिशा इस तरह हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम बी लिखेंगे, इसके सामने बी लिखें, इसी तरह से इसके सामने अगर हम बी लिखें इस तरह से, ये बी लिख रहे हैं तो पहले ये चीज जो आ रही है पहले आ जाएगी, यानी ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। जैसे घड़ी के प्रश्न में देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास समतल दर्पण है, अगर एक घड़ी अगर हम बना लें, इस घड़ी में इस तरह से बज रहे हैं, यानी कोई 9 बज रहा है। तो अगर इसको दर्पण में देखेंगे तो ये पहली बात तो ये जो होगा ये तो वैसे आएगा, लेकिन पहले जो ये आ रहा है, ये पॉइंट जितना दूरी पर है उतनी दूरी पर आएगा, ये दूर है तो ये पॉइंट दूर होगा, यानी ये इस तरह से हो जाएगा। ये इतना दूरी पर है तो ये दूर होगा, यानी ये इस तरह से हो जाएगा। अगर 9 बज रहा था तो इस घड़ी में जो है इसमें 3 दिखाएगा। इसी को हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी समस्या है, जैसे W लिखते हैं, X Y लिखें, इस तरह लिख करके हम इसको देख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो बनता है आकार तो समान होता है, किंतु उसकी दिशा जो है बदल जाती है। इसको नोट कर लें। चौथा हमारा पॉइंट है, चौथा पॉइंट हम देखेंगे
आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, चौथा पॉइंट है, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए आपतित किरण को स्थिर रखते हुए यदि हम दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दें तो परावर्तित किरण टू थीटा कोण घूम जाएगी। परावर्तित किरण टू थीटा कोण घूम जाएगी। आपतित किरण को स्थिर रखते हुए यदि हम दर्पण को थीटा कोण घुमा दें तो परावर्तित किरण टू थीटा कोण घूम जाएगी। इसका मतलब यह है कि जैसे सपोज कीजिए कि हमारा समतल दर्पण है, प्रकाश किरण इस पर पड़ती है, इस पर हम रंग डालते हैं और ये परावर्तित हो जाती है। ये अगर हम देखें, प्रकाश किरण आपतित हुई, ये परावर्तित हो गई। ये कोण आई है और ये कोण आर है। इसको अगर हम थीटा कोण घुमा दें, सोच लीजिए, इसको अगर हम थीटा कोण घुमा देते हैं, इस तरह से बना देते हैं, थीटा कोण अगर घुमा दे तो स्वाभाविक रूप से इसका लंब भी, अगर इसका लंब हम यमन कर दें, इसका लंब भी थीटा कोण घूम जाएगा। निश्चित रूप से इसका लंब भी थीटा कोण घूम जाएगा, यानी अब ये एंगल हो जाएगा, ये भी थीटा कोण घूम जाएगा। क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर अब ये आपका हो जाएगा आई डैश, इतना एंगल हो जाएगा आई डैश, ये एंगल हो जाएगा आई डैश। अब इतने परावर्तन कोण भी इसका अंतर होगा, ये हो जाएगा परावर्तन कोण। अब ये हो जाएगा परावर्तन कोण, यानी अब ये इतना हो जाएगा आर डैश, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए आई डैश बराबर होगा आर डैश, आई डैश बराबर होगा आर डैश। मान लीजिए ये आपका आई डैश का मतलब है आई प्लस थीटा बराबर आर डैश। आर डैश का मतलब है, लिख लेंगे, ये माना ये यक्स है और ये डेल्टा है। मान लीजिए कि यह एंगल यक्स है और ये डेल्टा है, ये हो जाएगा यक्स प्लस डेल्टा। स्टूडेंट्स, इसको हम यक्स मान लेते हैं और ये इस एंगल को डेल्टा मान लेते हैं। आर डैश बराबर हो जाएगा यक्स प्लस डेल्टा। यहाँ यक्स जो है कितना कोण विस्थापित हुआ है, ये आपका यक्स जो है कितना कोण विस्थापित हुआ है, इसको हमको निकालना पड़ेगा। यानी यक्स बराबर हो जाएगा आपका आई प्लस थीटा माइनस डेल्टा। डेल्टा क्या होगा? डेल्टा जो होगा आर माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए ये इतना आर है और इतना थीटा है, तो ये हो जाएगा बट डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस थीटा, लेकिन यही बराबर होगा आई माइनस थीटा, सिंस आई इज इक्वल टू आर, आई बराबर आर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, यक्स बराबर होगा आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा। डेल्टा का मान रख दें यहाँ पर डेल्टा
डेल्टा का मान रख दें, ये हो जाएगा आपका, ये आई कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 2 थीटा। मीनिंग दैट यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए हम दर्पण को थीटा कोण पर घुमा देते हैं तो परावर्तित किरण भी 2 थीटा कोण घूम जाती है। इसको नोट कर लें। इसके बाद अगला पॉइंट होता है प्रतिबिंब की चाल, जो सिंपल केसेस जो पूछे जाते हैं। प्रतिबिंब की चाल बता दें इसको। चलिए आगे इसमें लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने, अगला पॉइंट होगा मेरे ख्याल से 5वां या 6वां पॉइंट होगा। इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब की चाल, प्रतिबिंब की चाल। नंबर 1 लिखेंगे, एक पॉइंट इसमें देंगे, जब दर्पण स्थिर, पहला होगा जब दर्पण स्थिर हो, जब दर्पण स्थिर हो, ऐसी दशा में प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल के बराबर होती है। प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल के बराबर होती है। वस्तु के चाल के बराबर होती है। प्रतिबिंब की चाल वस्तु के चाल के बराबर होती है। दूसरा इसका केस है जब दर्पण गति कर रहा हो, जब दर्पण गति में हो, गति कर रहा हो, दर्पण गति कर रहा हो, चाहे ऑब्जेक्ट के दूर जा रहा हो अथवा नजदीक जा रहा हो, दोनों स्थिति में क्या होगी, क्या होगा कि प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल की दोगुनी होगी। प्रतिबिंब की चाल वस्तु के चाल की दोगुनी होगी। प्रतिबिंब की चाल वस्तु के चाल की दोगुनी होगी। स्टूडेंट जब दर्पण स्थिर हो, मान लीजिए अगर हम दर्पण को स्थिर रख लेते हैं और ये ऐसे कोई वस्तु है इस तरह से गति कर रही है, इसका लंबवत है इस पर, तो इसकी जो चाल होगी ये दर्पण की तरफ जाएगा और दर्पण से दूर प्रतिबिंब इसका जो होगा, अगर इसका हम प्रतिबिंब बनाए तो ये यूं होगा, ऐसा प्रतिबिंब जो जैसा वैसे ही होगा। ठीक है, ये दूर है, सॉरी, अगर ये ऐसे है तो यहाँ होगा, ये नजदीक है तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट इतनी पर होगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा। अगर हम इसको ये इसकी गति के बारे में देखें तो ये अगर इधर गति कर रहा है तो ये उधर गति करेगा, यानी इसकी दिशा, ये तो बराबर गति होगी लेकिन इसकी दिशा विपरीत दिशा होगी, इसकी दिशा विपरीत होगी। नोट कर लें इसको। अगला पॉइंट है दो दर्पण के बीच दो थीटा कोण पर झुके हुए दो दर्पणों
प्रतिबिंबों की संख्या। थीटा कोण पर झुके हुए दो दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या। मान लीजिए कि दो दर्पण है, एक दर्पण यह है बना और एक दर्पण यहाँ बना हुआ है। ये वो ऑब्जेक्ट है, तो ये अगर थीटा कोण पर झुका हुआ है तो इसके बीच प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर होता है 360 बटे थीटा, यदि 360 बटे थीटा विषम है और यदि n बराबर 360 बटे थीटा -1, यदि 360 बटे थीटा सम, अगर ये सम होता है तो उसमें इसे एक घटा देते हैं, अगर विषम होता है तो वही रहने देते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, बताया है, ये सब आपके इंटरमीडिएट कोर्स का तो नहीं है, लेकिन कभी कभी कंपटीशन में हल्के फुल्के सवाल इससे पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा देख लीजिए, इसको ध्यान दीजिए। अगले लेक्चर सेकंड में हम चर्चा करेंगे स्फेरिकल मिरर और इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। तब तक पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।